हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं ऑलरेडी गेस्ट पेपर वगैरह डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस गेस्ट के पेपर पे ही बेस्ड हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस पिछले 10 साल के पेपर में बहुत ऑफन रिपीट हुए हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहे हैं, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि 1947 के बाद इंडिया में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई थी। ओके, अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब इंडिया के सामने दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। ओके, एक तरफ डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी और दूसरी तरफ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी। ठीक है, वो भी एक ऐसी कंट्री की जो पुअर है, डाइवर्स है और अनइक्वल है। ओके, तो बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने डेमोक्रेसी छोड़ दी थी, लेकिन इंडिया ने डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों के साथ ले जाने का डिसीजन लिया था। ओके, इसी के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इंडिया ने 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सब तब डेवलप हुआ था 1950 में, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ओके, इस टाइम पे लोग बहुत पुअर थे, इलिटरेट थे, लेकिन फिर भी रेगुलर इलेक्शंस हुए, पीसफुल पावर ट्रांसफर हुआ और हमारी डेमोक्रेसी ने सरवाइव किया। ओके, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आई और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है हमारे और स्ट्रांग हो गए। ओके, इसके बाद प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ 1950s to 80s में। यहाँ पे इकोनॉमी के लिए इंडिया ने स्टेट लेड प्लान डेवलपमेंट चूज किया। प्लानिंग कमीशन आया, 5 ईयर प्लान्स आए, जिसके थ्रू हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इस सब पे फोकस करा था। ठीक है, इस मॉडल से बेसिक इंडस्ट्रीज बनी, सेल्फ रिलायंस आया, लेकिन ग्रोथ हमारी जो थी काफी स्लो हो रही थी, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हो गई थी और जॉब्स कम रह गई थी। ओके, इसके बाद आया डेमोक्रेसी एंड सोशल मोबिलाइजेशन। टाइम के साथ हम लोगों ने SC, ST, OBC, विमेन, माइनॉरिटीज, इन सब ने डेमोक्रेसी के थ्रू अपनी आवाज उठाई। कास्ट पॉलिटिक्स आया और रीजनल पार्टीज आई, और इन सब ने हमारी पॉलिटिक्स को और ज्यादा इंक्लूसिव बना दिया था। ठीक है, इसके बाद देखो पोस्ट 1991 LPG आ गया था, ये आप सबको पता ही होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आए थे, इंडिया ने ये रिफॉर्म्स लिए थे। इससे हमारी ग्रोथ जो है और फास्ट हो गई थी, लेकिन इनइक्वालिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब अभी भी था। ओके, डेमोक्रेसी ने यहाँ रोल प्ले किया, प्रोटेस्ट हुए, डिबेट्स हुए और वेलफेयर स्कीम के थ्रू हम लोगों ने बैलेंस क्रिएट करा। ओके, तो तुम कंक्लूजन में यही लिखोगे कि इंडिया के एक्सपीरियंस ये दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। डेमोक्रेसी स्लो हो सकती है, लेकिन लेजिटिमेसी, इंक्लूजन और स्टेबिलिटी देती है। ओके, इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है। तुम्हें स्टार्टिंग से बताने कैसे हम बहुत पुअर कंट्री थे। 1947 में हम लोगों ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर हमारी प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, जिसमें हमने स्टेट लेड प्लान डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, ये सब आए, और उसके बाद LPG आया था 1991 में। वेरी इजी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, एग्जामिन द वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, व्हाट फैक्टर्स हैव अफेक्टेड सेंटर स्टेट रिलेशंस। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इसमें दो चीजें ही समझते हैं। एक तो फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ओके, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया ताकि यूनिटी बनी रहे। अब नेचर क्या है यहाँ पर हमारे इंडियन फेडरलिज्म का, एक तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, हमारा जुडिशरी यूनिफाइड है और इमरजेंसी प्रोविजन मिले हैं। ओके, अगर हम स्टार्टिंग के फेज की बात करें 1950 से 60s की,
तो शुरू में एक ही हमारी नेशनल पार्टी थी, तो सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा था, प्लानिंग कमीशन के थ्रू सेंटर के कंट्रोल ज्यादा थे। ओके, फिर ये फेज चेंज हुआ, चेंजिंग फेज आया 1960s के बाद। रीजनल पार्टीज आई और स्टेट्स ने ऑटोनॉमी मांगना स्टार्ट कर दी थी कि हम लोगों को अपनी पार्टीज बनाने का हक दिया जाए। ओके, तो इसके बाद प्रेसिडेंट रूल, डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जैसे इशू आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स ने बहुत मेजर रोल प्ले करा। सेंटर के पास ज्यादा रेवेन्यू होता है लेकिन वेलफेयर का काम स्टेट्स करती हैं, इसलिए स्टेट्स जो है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए थे सेंटर पर। ओके, इसमें इंस्टीट्यूशन और कमीशंस का बहुत रोल रहा है। कई कमीशन बनी जिन्होंने कोऑपरेशन और कंसल्टेशन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनइम्प्लीमेंट हो नहीं पाए ये सब ढंग से। ओके, अगर मैं रिलेशन की बात करूं सेंटर और स्टेट के बीच, तो अभी भी काफी चीजों पे क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है, सब मिलके काम करते हैं, लेकिन सेंटर के पास पावर ज्यादा रहता है और प्रेसिडेंट भी सेंटर के साथ होता है। तो अगर प्रेसिडेंट रूल रख जाएगा तो स्टेट का कोई रोल ही नहीं बचेगा। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन है तो प्लीज करके आना, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, समझते हैं कास्ट क्या होता है। कास्ट एक हायरार्किकल सिस्टम है और डेमोक्रेसी इक्वालिटी पर बेस्ड होती है, इसलिए दोनों के बीच का रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, अगर हम कास्ट और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बाद लोअर कास्ट ने वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेशन बढ़ाया अपना, और कास्ट एक पॉलिटिकल रिसोर्स बन गया। ठीक है, इसमें तुम कास्ट एज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करोगे कि कैसे लोगों ने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया, लोग वोट बैंक्स बनाने लग गए कास्ट के नाम पर, यानी कि अगर कोई सेम कास्ट का बंदा खड़ा होता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे कास्ट पे वोट दे देते हैं। तो यही सब लिखोगे। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में इन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है कास्ट बेस्ड पे, तो ये सब। ओके, प्रॉब्लम्स वगैरह देखोगे तो अभी भी इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के अगेंस्ट, तो ये लिख देना। बाकी कास्ट ने डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया है और डिवाइडेड भी, बिकॉज बहुत ज्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होने लग गया इंडिया में। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको तुम इजीली आंसर कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड एग्जामिन द चेंजिंग नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी का बैकबोन होती हैं। ये लोग वोटर्स को इकट्ठा करती हैं, उन्हें लीडरशिप देती है और एक पॉलिसीज बनाती हैं। देखो, स्टार्टिंग में तो जब कांग्रेस थी तब वन पार्टी डोमिनेंस था, जिससे बहुत स्टेबिलिटी रहती थी कंट्री में, लेकिन बाद में कंपटीशन बढ़ गया और बहुत सारी रीजनल पार्टीज आ गई, कोलिशन गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गया था। आज के टाइम पे हम देखें तो नेशनल और रीजनल पार्टी दोनों एग्जिस्ट करती हैं। काफी सारे इश्यूज भी आते हैं जैसे कि इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक, लेकिन पार्टीज अभी भी मिलकर काम कर रही हैं, रीसेंट्रलाइजेशन होता है अभी भी। ओके, इजी क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम है और जुडिशरी का क्या। देखो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में रोल प्ले करता है, यानी कि जुडिशरी डिसीजन लेती है और एग्जीक्यूटिव उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। ओके, इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात करोगे तुम, जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म से अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा एक्यूजेशन भी लगते हैं। ओके, वेरी इजी, इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तुम देखोगे कि जजेस वगैरह अपॉइंट करते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करा जाता है कि तुमने जो काम तुम्हें बोला गया था वो हुआ या नहीं। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है, तुम पढ़ सकते हो। अब देखो, अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो तुम्हें कमेंट करना है पीडीएफ। बाकी अगर तुम्हें बचे हुए 5 क्वेश्चंस करने हैं तो तुम्हें नीचे कमेंट करना है 2। अगर तुम नीचे कमेंट करोगे 2 तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए और मैं वो भी पोस्ट कर दूंगी। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।